किसान भाइयों जरा सोचिए, आप हर साल अपने खेत में सफेद मोतियों जैसा यूरिया डालते हैं, काले और भूरे रंग के डीएपी के कट्टे खेत में खाली करते हैं और लाल रंग का पोटाश अपनी फसल को देते हैं। आप बाजार जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और खाद की बोरी खरीद कर ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए भी यह सोचा है कि जिस सफेद यूरिया को आप अपने हाथों से मिट्टी में मिलाते हैं वह आखिर बनता कैसे है? क्या यूरिया जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है? डीएपी खाद के अंदर ऐसा कौन सा खतरनाक रसायन मिलाया जाता है जो पौधे की जड़ों को फौलाद बना देता है? और जिस लाल पोटाश को हम फसल में चमक और वजन लाने के लिए डालते हैं, उसे बनाने का असली तरीका क्या है? अगर आप सोचते हैं कि यह खाद सिर्फ कुछ साधारण चीजों को मिलाकर बन जाती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम आपको किसी खेत में नहीं, बल्कि उन विशाल और रहस्यमयी कारखानों के अंदर लेकर चलेंगे, जहां हवा, पानी, खतरनाक तेजाब और हजारों फीट नीचे दबे पत्थरों से यह खाद तैयार की जाती है। आज आपको यूरिया, डीएपी और पोटाश बनने की पूरी और बिल्कुल सच्ची वैज्ञानिक जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की इस विशेष मास्टर क्लास में। आज का यह वीडियो आपकी खेती की जानकारी को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आप सिर्फ खाद खरीदने वाले किसान नहीं, बल्कि उसके विज्ञान के असली जानकार बन जाएंगे। अगली बार जब आप खाद की बोरी खोलेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर का एक एक दाना कितनी लंबी और खतरनाक प्रक्रिया से गुजरकर आपके हाथों तक पहुंचा है। यह जानकारी आपकी खेती का नजरिया बदल देगी, इसलिए इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड छोड़े बिल्कुल अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे चहेती और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद यूरिया के बारे में। यूरिया के बोरे पर आपने 46% नाइट्रोजन लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी सारी नाइट्रोजन आखिर आती कहां से है? किसान भाइयों, आपको यह जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि यूरिया बनाने का मुख्य कच्चा माल जमीन या खदान से नहीं आता, बल्कि यह उसी हवा से लिया जाता है जिसमें आप और हम हर पल सांस लेते हैं। हमारी प्रकृति की हवा में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, लेकिन हमारे पौधे इस हवा वाली नाइट्रोजन को सीधे अपने अंदर नहीं सोख सकते। उन्हें यह खुराक ठोस रूप में यानी सफेद दानों के रूप में चाहिए होती है। यूरिया कारखाने किसी बड़े शहर से कम नहीं होते और यह दिन रात 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं। यूरिया बनने की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े एयर सेपरेशन प्लांट से। यहां विशाल और ताकतवर मशीनें आसमान से भारी मात्रा में हवा को अपने अंदर खींचती हैं। इस हवा को बहुत ज्यादा दबाव डालकर इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है कि वह -196 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इस भयंकर जमा देने वाली ठंड में हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस अलग होकर पानी की तरह तरल रूप में बदल जाती है। अब यूरिया बनाने के लिए हमें दूसरी सबसे जरूरी चीज चाहिए और वह है हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से निकाली जाती है जो बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए कारखाने तक पहुंचती है। जब इस शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक बहुत बड़े लोहे के टैंक में डाला जाता है, जिसे रिएक्टर कहते हैं, और वहां का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है, तो यह दोनों गैसें आपस में जुड़ जाती हैं। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को हैबर प्रोसेस कहा जाता है। इस मिलावट से एक नई और बहुत ही तीखी गंध वाली गैस पैदा होती है, जिसे अमोनिया कहते हैं। किसान भाइयों, यही अमोनिया यूरिया की असली जान और उसकी आत्मा है। लेकिन अमोनिया तो एक गैस है, इसे बोरी में भरकर खेत तक कैसे ले जाएंगे? यहीं से शुरू होता है यूरिया बनाने का दूसरा सबसे खतरनाक और मुख्य चरण। इस गर्म अमोनिया गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक दूसरे बेहद मजबूत और विशाल रिएक्टर में भेजा जाता है। यहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर एक छोटी सी सुई के बराबर भी लीकेज हो जाए तो कारखाने में भारी तबाही मच सकती है। इस भयंकर गर्मी और दबाव के बीच अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक जोरदार रासायनिक क्रिया करते हैं और एक गाढ़े गर्म तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। इसे ही तरल यूरिया या लिक्विड यूरिया कहा जाता है। पर हम किसान लिक्विड यूरिया तो खेत में नहीं डालते, हमें तो खेत में छिड़कने के लिए ठोस और गोल सफेद दाने चाहिए। इन दानों को बनाने के लिए
इस तरल यूरिया को एक बहुत ही ऊंची इमारत में भेजा जाता है जिसे प्रिलिंग टावर कहते हैं। यह टावर 20 से 30 मंजिल जितना ऊंचा होता है। इस विशाल टावर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से उस तरल और उबलते हुए यूरिया की बारिश करवाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे गुसलखाने के शावर से पानी गिरता है। जब यूरिया की छोटी छोटी बूंदें इस ऊंचे टावर से नीचे की तरफ गिरती हैं, तो टावर के नीचे से बहुत ठंडी हवा तेजी से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। जैसे ही यूरिया की गर्म और तरल बूंदें उस ठंडी हवा से टकराती हैं, वह हवा में ही जम जाती है और नीचे फर्श पर पहुंचते पहुंचते एकदम गोल सफेद और कड़क दाने में बदल जाती हैं। इन्हीं सफेद मोतियों को हम यूरिया के प्रिल्स कहते हैं। इसके बाद इन दानों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जहां इनके ऊपर नीम के तेल की बारीक पॉलिश की जाती है। इसे ही नीम लेपित यूरिया कहते हैं। नीम का लेप इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि यूरिया खेत की मिट्टी में धीरे धीरे घुले और पौधे को लंबे समय तक खुराक मिलती रहे। साथ ही कोई भी बेईमान आदमी इस यूरिया का इस्तेमाल मिलावटी दूध या दूसरे केमिकल बनाने में न कर सके। इसके बाद इसे 45 किलो की बोरियों में पैक करके ट्रकों और मालगाड़ियों के जरिए आपके शहर की दुकानों तक भेज दिया जाता है। यूरिया तो हवा से बन गया, लेकिन किसान भाइयों, डीएपी हवा से नहीं बनता। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसे बनाने के लिए हमें जमीन का सीना चीरना पड़ता है। डीएपी का सबसे मुख्य कच्चा माल है रॉक फॉस्फेट। यह एक बहुत ही कठोर पत्थर होता है जो खदानों से निकाला जाता है। हमारे भारत में अच्छी क्वालिटी का रॉक फॉस्फेट बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसे मोरक्को, जॉर्डन और अमेरिका जैसे देशों की गहरी खदानों से खोदकर बड़े बड़े समुद्री जहाजों में भरकर भारत के कारखानों तक लाया जाता है। डीएपी बनाने के कारखाने का नजारा बिल्कुल अलग तरह का होता है और यहां से रसायनों की बहुत तेज और अजीब महक आती है। सबसे पहले जहाजों से आए हुए इस रॉक फॉस्फेट पत्थर को बड़ी बड़ी क्रेशर मशीनों में डालकर बिल्कुल आटे की तरह बारीक पाउडर में पीस लिया जाता है। अब इस सूखे पाउडर में से फास्फोरस निकालने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब कहते हैं। जब रॉक फॉस्फेट पत्थर के पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक बड़े टैंक में डाला जाता है, तो पत्थर पिघलकर उबलने लगता है। इस भयंकर रासायनिक प्रक्रिया से एक हरे या काले रंग का बहुत ही गाढ़ा और गर्म तरल पदार्थ बनता है। इसे फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। यही फॉस्फोरिक एसिड डीएपी खाद का सबसे मुख्य और ताकतवर हिस्सा है। अब डीएपी बनने का असली जादू शुरू होता है। इस गाढ़े फॉस्फोरिक एसिड को एक बहुत बड़ी घूमने वाली गोल मशीन में डाला जाता है, जिसे ग्रेन्युलेटर कहते हैं। ठीक इसी समय इस मशीन के अंदर अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। यह वही अमोनिया गैस है जो यूरिया बनाने में इस्तेमाल हुई थी। जैसे ही यह अमोनिया गैस उस गाढ़े तेजाब से टकराती है, एक बहुत ही तेज रासायनिक क्रिया होती है। भयंकर गर्मी निकलती है और वह गाढ़ा तरल पदार्थ धीरे धीरे छोटे छोटे दानों का रूप लेने लगता है। मशीन के लगातार गोल घूमने के कारण ये दाने एक समान आकार ले लेते हैं। चूंकि रॉक फॉस्फेट पत्थर का असली रंग भूरा या काला होता है, इसलिए डीएपी के दाने भी आपको भूरे या काले रंग के दिखाई देते हैं। इसके बाद इन गर्म और गीले दानों को एक बड़े हीटर वाले ड्रम से गुजारकर अच्छी तरह सुखाया जाता है। जो दाने बहुत बड़े या बहुत छोटे रह जाते हैं, उन्हें छलनी से छानकर वापस पीसने के लिए भेज दिया जाता है, और जो दाने बिल्कुल सही आकार के होते हैं, उन्हें 50 किलो की बोरी में पैक कर दिया जाता है। जब आप इस डीएपी को अपने खेत में डालते हैं, तो यह सीधा पौधे की जड़ों पर वार करता है और जड़ों के जाल को इतना मजबूत और गहरा कर देता है कि पौधा आंधी तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहता है। अब आते हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद पर, जिसके बिना फसल का कोई भी दाना पूरा नहीं भर सकता और न ही उसमें चमक आ सकती है, और वह है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे हम आम भाषा में लाल पोटाश कहते हैं। किसान भाइयों, पोटाश न तो यूरिया की तरह हवा से बनता है और न ही डीएपी की तरह इसमें कोई तेजाब मिलाया जाता है। पोटाश 100% एक कुदरती और प्राकृतिक खनिज है।
लाखों करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर जहां बहुत बड़े बड़े और खारे समुद्र हुआ करते थे, समय के साथ वो समुद्र पूरी तरह सूख गए। उन समुद्रों का सारा नमक और खनिज जमीन के अंदर कई हजार फीट गहराई में दब गया और पत्थर बन गया। जमीन के नीचे दबा हुआ यही नमकीन पत्थर असल में पोटाश है। दुनिया में सबसे ज्यादा पोटाश कनाडा, रूस और बेलारूस जैसे ठंडे देशों में पाया जाता है। भारत में पोटाश की कोई खदान नहीं है, इसलिए हम अपना 100% पोटाश विदेशों से ही मंगवाते हैं। पोटाश को खदान से निकालने का तरीका बिल्कुल कोयले की खदान जैसा होता है। जमीन के अंदर 3000 से 4000 फीट नीचे विशाल खदानें खोदी जाती हैं। वहां बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें इस लाल रंग के नमकीन पत्थर को काटकर बाहर निकालती हैं। जब यह पत्थर खदान से बाहर कारखाने में आता है तो यह सीधा खेत में डालने लायक नहीं होता, क्योंकि इस पत्थर में पोटाश के साथ साथ खाने वाला साधारण नमक और बहुत सारी बेकार मिट्टी मिली होती है। कारखाने में सबसे पहले इस बड़े पत्थर को पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है पोटाश को अलग करने का मुख्य काम, जिसे विज्ञान में फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। इस पिसे हुए पाउडर को पानी और कुछ खास तरह के रसायनों के साथ एक बहुत बड़े टैंक में घोला जाता है। इस टैंक में नीचे से बहुत तेज दबाव से हवा के बुलबुले छोड़े जाते हैं। यहां वह रसायन अपना जादू दिखाता है। उस रसायन के कारण सिर्फ पोटाश के बारीक कण उन हवा के बुलबुलों के साथ चिपक जाते हैं और झाग बनकर पानी के बिल्कुल ऊपर तैरने लगते हैं। जबकि जो साधारण नमक और भारी मिट्टी होती है वह पानी में नीचे बैठ जाती है। टैंक के ऊपर तैर रहे पोटाश के इस लाल रंग के झाग को बड़ी बड़ी मशीनें अलग कर लेती हैं। इसके बाद इस झाग को बहुत बड़े बड़े ओवन में सुखाया जाता है। सूखने के बाद यह लाल या गुलाबी रंग का एक बारीक चमकीला पाउडर बन जाता है। इसे ही म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं। बाद में इस पाउडर को बड़ी बड़ी रोलर मशीनों के बीच से बहुत ज्यादा दबाव देकर गुजारा जाता है, जिससे यह पाउडर टूटकर दानों में बदल जाता है, ताकि आप किसान भाई इसे आसानी से खेत में छिड़क सकें। पोटाश का यह जो सुंदर लाल रंग आपको दिखाई देता है, यह इसके अंदर मौजूद लोहे के अंश के कारण होता है। यही प्राकृतिक लाल पोटाश जब आपकी फसल में जाता है तो वह पौधे के अंदर एक कुदरती हीटर का काम करता है, जो पौधे को भयंकर सर्दी पाले और गर्मी से बचाता है। साथ ही यह दानों के अंदर स्टार्च भर देता है, जिससे आपकी फसल का वजन और चमक दोनों बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, यह थी यूरिया, डीएपी और पोटाश खाद के कारखानों में बनने की पूरी असली लंबी और वैज्ञानिक कहानी। जिस खाद के कट्टे को आप कुछ ही मिनटों में अपने खेत में खाली कर देते हैं, उसे बनाने में प्रकृति के करोड़ों साल पुराने खनिजों, विशालकाय भारी मशीनों और बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है। यह जानकारी आपको सिर्फ यह बताने के लिए नहीं थी कि खाद कैसे बनती है, बल्कि यह समझाने के लिए थी कि यह रासायनिक खाद्य कोई साधारण मिट्टी या अमृत नहीं है। ये बहुत ही ताकतवर और खतरनाक रसायन हैं। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ इन रासायनिक खादों पर निर्भर रहेंगे और अंधाधुंध यूरिया, डीएपी खेत में डालते रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी जमीन पत्थर बन जाएगी और अपनी सारी प्राकृतिक ताकत हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको हमेशा यह सलाह देता है कि सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। आपकी मिट्टी को जिस तत्व की जरूरत हो, सिर्फ वही खाद बाजार से लाकर डालें। और सबसे जरूरी बात, इन रासायनिक खादों के साथ साथ अपने खेत में देसी गाय का गोबर, हरी खाद, केंचुआ खाद और जीवामृत का इस्तेमाल जरूर करें। तभी आपकी मिट्टी भी जिंदा रहेगी, फसल भी सुरक्षित रहेगी और आपका मुनाफा भी 2 गुना होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह A to Z और विस्तृत मास्टर क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको खेती की दुनिया का एक बिल्कुल नया और अद्भुत सच जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह गहरी वैज्ञानिक जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी किसान मित्रों, रिश्तेदारों और अपने गांव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसान भाई को पता चले कि जो खाद वह इतनी महंगी खरीद रहा है वह आखिर बनती कैसे है। खेती से जुड़ी ऐसी ही एकदम सटीक, एडवांस, सच्ची और आधुनिक जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं,
ताकि हमारी नई और धमाकेदार वीडियो सीधा आपके फोन पर पहुंच सके। अगर खादों को लेकर, मिट्टी की जांच को लेकर या खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके हर एक सवाल का सटीक जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार और दमदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार और जय हिंद।